हमारे यहां तो अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है, ऐसा अल्लाह के नबी का फरमान है। लेकिन बीते दिनों नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ने पाया कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने मुसलमानों को जातियों में बांट दिया। मुझे सरकार में ले आओ, मैं मुसलमानों का भला करूंगी, या कहा कि मुसलमानों की अगली कायद मुझे होना है। कुछ ऐसे लोगों को आरक्षण भी उस सूची में डाल दिया गया जो पहले एससी कैटेगरी में आते थे, हिंदू थे, उसके बाद वो मुसलमान बने। तो एससी रहते हुए उनको जो आरक्षण मिल रहा था, उसके बाद उन्हें अपीज करने के लिए एक और ओबीसी कोटे का भी आरक्षण उनके साथ जोड़ दिया गया। किसी भी आलिम, फाजिल, तालिब या जाहिल मुसलमान से मिलिए और पूछिए कि क्या आपके मजहब में कोई इंसान अगड़ा या पिछड़ा होता है? क्या कोई जाति होती है? क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर कोई नस्लीय अत्याचार करता है? वो अल्लाह की 1000 कसमें खा करके ये कबूलनामा पेश करेगा कि मुसल्लम ईमान रखने वाले मुसलमान सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति नहीं है। और फिरके बनाना, वो तो हमने दौरे जिहालिया में ही छोड़ दिया था। हमारे यहां तो अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है, ऐसा अल्लाह के नबी का फरमान है। लेकिन बीते दिनों नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ने पाया कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने मुसलमानों को जातियों में बांट दिया और मुसल्लम ईमान रखने वाले अल्लाह के बंदों ने उसको स्वीकार भी कर लिया और वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए जातियों में बंट भी गई। तो कहानी शुरू होती है 8 फरवरी 2010 से। इस दिन को आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। आदेश था 2007 के उस सरकारी फैसले के खिलाफ जिसमें आंध्र प्रदेश की तत्कालीन वाईएसआर सरकार ने मुसलमानों को 4% का आरक्षण बैकवर्ड क्लास के अंदर रखते हुए दे दिया था। हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया था। लेकिन इसी तारीख को आंध्र प्रदेश से 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को सरकार 10% का आरक्षण देगी। भारत की संघीय व्यवस्था आरक्षण को लेकर राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसी भी आदेश को इस तरह से जारी करने की इजाजत नहीं देती है। लेकिन तत्कालीन वामपंथी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मुसलमानों के सामने आरक्षण की हड्डी का टुकड़ा फेंक दिया। 2011 के विधानसभा चुनावों को अभी कुछ महीने बाकी थे। सीएम इन वेटिंग ममता बनर्जी ने गली गली में घूम करके इसके खिलाफ प्रचार किया और बताया कि यह वामपंथी सरकार पिछले 34 साल से राज्य में 26% मुस्लिम आबादी को 1% सरकारी नौकरी नहीं दे सकी है। यह आरक्षण क्या ही दे पाएगी। मुझे सरकार में ले आओ, मैं मुसलमानों का भला करूंगी, या कहा कि मुसलमानों की अगली कायद मुझे होना है। मुसलमानों ने बात मान ली। उन्होंने अपना कायद यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मना लिया और यात्रा यह है कि ममता ने मुख्यमंत्री बनते ही बुद्धदेव भट्टाचार्य के उन वादों को पूरा कर दिया जिसकी वो एक समय आलोचना कर रही थी। मुसलमानों को 10% आरक्षण मिल गया। लेकिन 2024 की कहानी है कि एक अदालती बहस के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला पूरी तरह से भारतीय संविधान के खिलाफ है। तो सवाल कि क्या हुआ उस प्रस्तावना का जो कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रयास करेंगे। कैसे हुआ कि मुस्लिम आरक्षण का विरोध करने वाली ममता संविधान के खिलाफ जाकर खुद उसकी सबसे बड़ी पैरोकार बन गई, और क्यों हिंदुस्तान की राजनीति में पंथ निरपेक्षता की बात करने वाले हर दल का झंडा मस्जिद का दस्तरखान बनने को बेकरार होता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी को पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो उन्होंने समझने का प्रयास किया कि कैसे इस सत्ता की मलाई को लंबे समय तक निकाला जा सकता है, उसका घी बनाया जा सकता है और आराम से रोटी में चुपड़कर खाया भी जा सकता है। कांग्रेस से निकली ममता को ओल्ड रूल बुक याद आई। पश्चिम बंगाल की 8 करोड़ आबादी के 1/4 यानी 26% हिस्सेदार मुसलमानों को खुश करने का फैसला कर दिया गया। यह खुशी 2 चरणों में दी गई और यह वीडियो उसी 2 चरणों की कहानी है। पहली खुशी मिली 2012 में और दूसरी खुशी मिली 2014 में। और दूसरी खुशी में तो देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है वाली सरकार ने भी अपना पूरा मजबूत हाथ लगा दिया था। पहली बार खुश करने के लिए ममता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के जिस फैसले का एक समय पर खुद विरोध कर दिया था उसे ही बिजली की रफ्तार से लागू कर दिया। द वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस
अदर देन SC/ST रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट एक्ट 2012 नामक एक एक्ट पास हुआ। 77 मुस्लिम समूहों को जाति बनाकर उन्हें राज्य की नौकरियों में बैकवर्ड क्लास का आरक्षण दिया जाने लगा। यह गलत था। संविधान सभा की बहस आप पढ़ेंगे तो अंबेडकर से लेकर तमाम अन्य लोगों ने जो आरक्षण की 3 प्रमुख बातें या आधार बताती हैं, वो तीनों यहां फिट नहीं हो रहे थे। आरक्षण के 3 प्रमुख आधार हैं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ापन। मुसलमान इन तीनों में फिट नहीं बैठते हैं और उनके हिसाब से तो उन्होंने भारत पर 800 साल राज किया है। भारत में जो कुछ भी आज दिखता है वही उनके राज में बनाया गया है। दुनिया की सबसे फाइन रेस के गुणसूत्र उनके अंदर मौजूद हैं। उनके समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता, आदि इत्यादि। इस हिसाब से जिसने काबा की ओर मुंह कर लिया वो तमाम हायरार्की से फ्री है। लेकिन उन्हें ममता सरकार ने आरक्षण देने का फैसला किया। अब चूंकि अभी तक मुसलमानों ने सिर्फ राज्य में सरकार बनवाई थी तो राज्य का आरक्षण था। 2014 में कांग्रेस को मुस्लिम वोटों के भरोसे से सरकार बनाना था तो उन्होंने बंगाल की सेंट्रल OBC लिस्ट जो 2011 से केंद्र सरकार जो UPA 2 थी उसके पास लंबित पड़ी थी, उसको अप्रूवल दे दिया। कुल 37 जातियों के नाम दिए जिनमें 35 मुस्लिमों की जातियां थी। सोचकर देखिए, जिस आरक्षण के पीछे का मूल तर्क यही था कि भारतीय हिंदू समाज का जो सामाजिक इतिहास रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए एक ऐसे प्राविधान की आवश्यकता है, उससे अपीजमेंट का टूल बना लिया गया। जिस मुस्लिम समाज के हिसाब से उनके समाज में कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, वहां हिंदू जातियों के आरक्षण में उन्हें घुसा दिया गया। एक पंक्ति में यह कि आरक्षण का पहला और आखिरी हक हिंदुओं का ही है। अंबेडकर ने आरक्षण के पक्ष में यही तर्क दिया था कि हिंदू धर्म में जो 4 तल हैं वो असमानता का आधार बनते हैं और उन्हीं तलों को एक बराबर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई, या यूं कहें जो सीढ़ी जैसी व्यवस्था बनाई गई ताकि हर कोई उस लेवल तक पहुंच सके। लेकिन इस्लाम के हिसाब से वहां तो एक ही तल है, तो उन्हें सीढ़ी देना उनके तुष्टीकरण और उनसे वोट प्राप्त करने की कवायद से अधिक और कुछ नहीं रह जाता है। जब इन दोनों आरक्षणों को लेकर मामला अदालतों में गया तो जो बातें निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। पहले 2012 के आरक्षण की बात करते हैं जो ममता बनर्जी सरकार ने सरकार में आते ही कर दिया था। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, जो कोर्ट के कमेंट हैं उतने से ही आप समझ जाएंगे। 2024 में इस पर बहस चली। अमल चंद्र दास बनाम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स के नाम से आप इस मुकदमे के पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं। 22 मई 2024 को कोर्ट ने जजमेंट के 126 नंबर पेज पर कहा कि आरक्षण के लिए जो रिपोर्ट पेश की गई है वो कमीशन की रिपोर्ट जैसी है ही नहीं। ये रिपोर्ट एक स्वतंत्र मस्तिष्क के प्रयोग को नहीं दिखाती है। इसके लिए जो आधार बनाए गए हैं वो अपने आप में खोखले हैं। 127वें पृष्ठ पर दर्ज किया कि सर्वे का तरीका, सैंपल साइज, टीम साइज, यानी कि बेसिक बातें इस रिपोर्ट को बनाते हुए नहीं फॉलो की गई हैं। आरक्षण बांटने की जल्दीबाजी में उन लोगों को आरक्षण दिया गया जो पहले SC कोटे के अंदर आरक्षण पा रहे थे और उसके बाद वो मुसलमान बने थे, यानी कि कुछ ऐसे लोगों को आरक्षण भी उस सूची में डाल दिया गया जो पहले SC कैटेगरी में आते थे, हिंदू थे, उसके बाद वो मुसलमान बने। तो SC रहते हुए उनको जो आरक्षण मिल रहा था उसके बाद उन्हें अपीज करने के लिए एक और OBC कोटे का भी आरक्षण उनके साथ जोड़ दिया गया। कायदे से सामाजिक अध्ययन करते हुए इन्हें यह जानने का प्रयास करना था कि इन लोगों के धर्मांतरण का आधार क्या था। लेकिन जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था उसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो यूं कहता है कोर्ट कि कोई सर्वे नहीं हुआ था। और अगर हम देखें भी तो 20 मई 2011 को ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हैं और 2012 आते आते कुल 77 समूहों को राज्य OBC की सूची में डाल दिया गया, जिसमें केवल 2 हिंदू जातियां थी, शेष सभी मुसलमान थे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यह सूची पूरी तरह से मजहब को आधार बनाकर बनाई गई है। सिर्फ वोट बैंक के लिए यह सूची बनाई गई है। एक तरह से कहें तो वोट बैंक के लिए इससे बड़ा व्यवस्थागत भ्रष्टाचार कभी स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा। आज हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ अपना कड़ा रुख अपना रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे क्योंकि मुस्लिम भाइयों को जो मैंने आरक्षण दिया था उसके ऊपर मैं कोई चीज नहीं बर्दाश्त कर सकती हूं। उन्होंने 15 साल मुझे सरकार में रखा है, अब उनके साथ मैं धोखा नहीं कर सकती हूं। जो कुछ हो जाए, भारतीय संविधान को मैंने ताक पर रख दिया, अब मैं भारतीय न्याय व्यवस्था को ताक पर रख दूंगी, सब कुछ ताक पर रख सकती हूं। लेकिन ये जो मुस्लिम वोट बैंक हमारा है इसको हम ताक पर नहीं रख सकते हैं। दुनिया भर की पत्रिकाओं में नारी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति बनाई जा चुकी ममता बनर्जी की हकीकत यह है।
पहला चुनाव इन्होंने कांग्रेस की गिर चुकी साख और वामपंथी दलों के अत्याचार के विरुद्ध पैदा हुई लहर से जीता, और उसके बाद के दोनों चुनाव इन्होंने उस 26% के मतदाता वर्ग, जिसे मुसलमान कहते हैं, जो वोट देते समय अपने आप को किसी अगड़े पिछड़े ऊंचे नीचे में बांट करके नहीं देखते हैं, उसको खुश करके जीता। कांग्रेस ने वोटों के लिए मुसलमानों की गुलामी को स्वीकार किया और बाकी तमाम पंथ निरपेक्षता के लंबरदारों ने उसी फॉर्मूले का अनुसरण किया, चाहे उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था या संघीय ढांचे को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़ जाए। और ममता बनर्जी इस लंबरदारी की लिस्ट में से बाहर नहीं है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अभी तक टीएमसी अकेले मेहनत कर रही थी बंगाल के अंदर, इस बार तृणमूल की मूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी साथ देने का फैसला किया। 2012 से आइए अब साल 2014 में देश राष्ट्रवाद और विकास की लहर के साथ बहने को तैयार था। कांग्रेस के अपराध जनता के सामने खुल चुके थे। कांग्रेस को यह पता था कि सरकार में वापसी का सहारा अल्लाह के बंदे ही हैं, और इसकी तैयारी कांग्रेस पहले से ही कर रही थी। 2011 में ही 27% ओबीसी कोटे में कांग्रेस के हाथों ने मुसलमानों के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। 4.5% का आरक्षण आंध्र प्रदेश में इन लोगों ने प्रयास किया था, और उसी 27% के ओबीसी कोटे में कांग्रेस ये बंटवारा करने के लिए जा रही थी। मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाने से लेकर हिंदुओं की आरक्षण व्यवस्था में मुस्लिमों के लिए अलग जगह बनाने की यात्रा, बस एक सरनेम का फर्क है नेहरू और गांधी का। हालांकि यह फैसला आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट में टिक नहीं पाया। ध्यान रहे, यहीं से हमने बात शुरू की थी। इसके बाद टीएमसी ने वो प्रयास किया जिसका मुकदमा आज तक चल रहा था, लेकिन कांग्रेस हार मानने को तैयार नहीं थी। वोट चाहिए तो हाथ को मुस्लिम अपीजमेंट का हथियार चाहिए ही था। 2014 का वक्त आते आते कांग्रेस निराशा के शिखर पर थी। मुसलमानों को खुश करने के लिए उसके पास यही आखिरी हथियार था। पहले दिल्ली में प्राइम लोकेशन वाली 123 सरकारी संपत्तियों को वक्फ को ट्रांसफर करना, और उसके बाद फरवरी में ही सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल के जरिए पूरे देश के मुसलमानों को संदेश देने के लिए 37 मुस्लिम समूहों को ओबीसी आरक्षण की केंद्रीय सूची में शामिल करने का गजट प्रकाशित करवा दिया गया। और चंद दिनों के भीतर ही एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने इसे मंजूरी भी दे दी, और आज यही संस्था इसका विरोध कर रही है। तो आप देख करके देखिए कि सरकार बदलने का अंतर क्या होता है। जो पूरी मशीनरी है वो करप्ट कर दी जाती है, और उसके अंदर जब बदलाव आता है तब सफाई करना शुरू करती है। इसी वजह से एनसीबीसी आज इसका विरोध कर रही है। ये आरक्षण और भारतीय संविधान की मूल आत्मा पर कुठाराघात था, लेकिन तब कांग्रेस के लिए मौसमी लाल किताब नहीं बल्कि रेगिस्तानी आसमानी किताब का फरमान सबसे जरूरी था। पूरे देश के पिछड़े वर्ग के साथ यह सबसे बड़ा अन्याय था, लेकिन यह अन्याय किया गया, होने दिया गया। आज राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल खड़ा करते हैं कि कौन सा पत्रकार पिछड़ा है और कौन सा अगड़ा, तो उन्हें एक बार वहां विचार करना चाहिए कि उन्होंने उसी पिछड़े वर्ग के साथ कितना बड़ा अपराध किया था, कितना बड़ा धोखा दिया था, पीठ में कितना बड़ा छुरा घोंपा था। उसको वर्ग आज तक भूल नहीं पाया है। इसी वजह से इनके लॉलीपॉप को पकड़ नहीं पाता है और कहने चले जाते हैं कि वोट चोरी हो जाती है। खैर, दरअसल पश्चिम बंगाल देश के सेकुलरिज्म की तराजू है। जितना वो गुंबदों की ओर झुका होगा, उसकी अमर बेल को उतना ही हरा भरा बताया जाएगा। हालांकि गनीमत है कि इन दोनों फैसलों पर देर ही सही लेकिन व्यवस्था कड़ा रुख अपना रही है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 2-3 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पुष्टि की है कि एनसीबीसी ने इस सूची पर अपने सुझाव दिए हैं कि इसमें से 35 मुस्लिम समूहों के नाम डिलीट कर दिए जाएं, और यह कार्रवाई होकर के रहेगी। और उसमें महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्य ओबीसी सूची में जब इन्होंने 77 मुस्लिम जातियों को जोड़ा, उसके बाद जो कोर्ट में केस लड़ा गया, उसका नतीजा है कि एनसीबीसी के सामने भी सवाल खड़ा हुआ कि उनकी भी जांच की जाए, जिन्हें जाते जाते कांग्रेस ने अपने हाथों आशीर्वाद दे दिया था। और जब जांच हुई तो निकल कर आया कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण की पताका बंगाल में लहरा रही है। फिर से विधानसभा चुनाव है और ममता बनर्जी कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर रही हैं। संदेश देने की कोशिश है कि चाहे लुंगी वाले हों या छोटे पैजामे वाले, तृण का मूल उनकी मस्जिद के आंगन में ही लगेगा और 3 पत्ती वाला फूल वहीं से खिलेगा। ममता बनर्जी की राजनीतिक विचारधारा और विचारों की गिरावट इसी बात से आप समझ सकते हैं कि एक समय यही ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सदन में सबसे मजबूत विरोध किया करती थी, लेकिन एक वक्त यह है कि देश में अवैध प्रवासियों का मरकज बंगाल को बना दिया है इन्हीं ममता बनर्जी ने। मुस्लिम तुष्टीकरण में ममता बनर्जी इस कदर डूब चुकी हैं कि आज संविधान को ताक पर रखने से भी नहीं कतरा रही हैं। हालांकि बंगाल की जनता 1.5 दशक के तुष्टीकरण के राज से उबरने का मन बनाती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की छवि जो टीएमसी की सॉफ्ट पावर थी वो खत्म हो रही है, और विशेषतः हिंदुओं के पिछड़े वर्गों में इन मामलों की सूचनाएं जैसे जैसे पहुंच रही हैं, उसके बाद उनके मन में टीएमसी के प्रति रोष और अधिक हो रहा है। बंगाल इस मुद्दे को लेकर क्या सोचता है और आप इन विषयों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इंडिया देख रहे थे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। धन्यवाद।